तो चलिए सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अकादमी पर। मैं हूं सुचित। तो साथियों, आपको पता ही है एक बात, यूपी टेट की परीक्षाएं 2, 3, 4 जुलाई को हैं और इस 2, 3, 4 जुलाई के बीच में आपको बहुत सारी तैयारियां करनी है, क्योंकि इस बार टेट जो है उसकी भूमिका बहुत बड़ी हो गई है एनईपी 2020 के तहत। तो हम लोग लगातार आपका टेट का प्रैक्टिस बैच करवा रहे हैं, हमारी पूरी टीम जो है करवा रही है। तो चलिए, मेरे द्वारा सुचित सर द्वारा आपको हिंदी पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे हिंदी में कौन सा प्रश्न आपके लिए है। सबसे पहले होली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हमारी टीम की तरफ से। हमारी पूरी टीम है जो कि आपको शिक्षक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। और यहाँ पर जो है आपके जो भी बैचेस हैं, टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, केवीएस, एनवीएस, एलटीडी प्लस बी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी चीजों को लेकर के है यहाँ पर। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे शिक्षण को लेकर के। एक्चुअली मैं बता दूं साथियों, यूपी टेट में शिक्षण से 1 या 2 ही प्रश्न आते हैं, सी टेट से बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर शिक्षण से भी ध्यान रखना, तो 1-2 प्रश्न शिक्षण को भी लेकर चल रहे हैं। पहला प्रश्न है, गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है। जो गद्य शिक्षण होता है इसको काठिन्य निवारण, समाधान, निवारण मतलब समाधान कैसे कर सकते हैं? चित्र दिखा करके, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखा करके, मॉडल दिखा करके, उपयुक्त सभी। तो ये 4 विकल्प हैं, आपको बहुत सिंपल तरीके से जवाब देना है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ पर ये जो है आपका चित्र दिखाकर भी समझाएंगे, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर भी समझाएंगे, मॉडल दिखाकर भी समझाएंगे। यानी सीधी सी बात है कि सभी को जो है आपको यह दिखाना है। तो उपयुक्त सभी आपका यह आंसर हो जाएगा। इसमें कोई कठिनाई मुझे नहीं लगता आपको इस वाले प्रश्न में आपको है। अगला जो प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण के लिए उपयोगी नहीं है। देखो ये प्रश्न बहुत खतरनाक होता है, नहीं वाला बहुत खतरनाक होता है। ठीक, यहाँ पर जो है कराए जिसे छात्र सरलता से समझ सके, जो कविताएं छात्रों को सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हो, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो, जिनमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हो, यह आपको बताना है। तो समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कविता शिक्षण पूछ रहा है। तो जिसे छात्र सरलता समझ सके मतलब आसानी से समझ सके, सीधी सी बात है। जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता यानी कुछ नए प्रयोग सिखा सके, ये भी सही है। जिसमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति है। लेकिन ये जो चौथा विकल्प सी विकल्प है ना, सी विकल्प है, ये कविता के अंतर्गत आता ही नहीं है। किसके अंतर्गत? अंतरराष्ट्रीय वादों से संबंधित नहीं है भैया। इससे अंतरराष्ट्रीय से क्या मतलब है? दूर दूर तक भाई आप करण थोड़ी पढ़ रहे हो, आप कविता पढ़ रहे हो। ठीक, चलिए हाँ, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन? यहाँ से आपका साहित्य शुरू हो गया है। तो आपको पता है कि साहित्य और व्याकरण दोनों चीजें पूछी जाती हैं। ठीक, चलिए जल्दी से बताइए फटाफट, कुछ समय मैं आपको दे रहा हूँ, सेकंड वाला समय दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए चलिए क्लियर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? श्याम सुंदर दास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नागरिक प्रचारी सभा के अध्यक्ष रहे, नागरिक प्रचारणी सभा के अध्यक्ष रहे हैं, सभा के संस्थापक या अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, ये भी आपको जाना है। इनकी जो है गोविंद रत्नमाला, गोविंद रत्नमाला बहुत फेमस है। चलिए आप लोग नोट भी करते रहिएगा थोड़ा थोड़ा, ताकि जो है चीजें आपको मालूम रहे। हाँ ठीक है, हाँ हिंदी लिख दूं, हिंदी, हाँ ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 रचना इनकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट कर ले, नोट भी करते जाइएगा। साहित्य लोचन भाषा विज्ञान। ठीक, चलिए तो 3 रचनाएं हैं बाकी। भाषा सिखाने का सही क्रम क्या है? बहुत बार पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये सीक्वेंस बहुत पूछता है, बहुत बार पूछता है सीक्वेंस, चाहे वह सीटेट में हो चाहे वह टेट में हो। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है
कि भाषा सीखने का सही क्रम क्या है, बोलना, सुनना, ठीक है, पढ़ना लिखना, और देख रहे हैं श्रवण करना, बोलना, पढ़ना लिखना, बोलना, पढ़ना, श्रवण करना, लिखना, श्रवण करना, पढ़ना, बोलना, लिखना, क्रम बताना है आपको किस क्रम में क्या होगा आपका। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पहला क्रम क्या होगा, सुनना, श्रवण करना, फिर बच्चा बोलता है, फिर बच्चा पढ़ता है, फिर लिखता है। यानी जो बच्चों का क्रम होता है वह पहले जैसे सुनता है, जब बच्चा छोटा था उसका बोलते हैं वो सुनता है अपने कान से, फिर उसका क्या करता है, रिएक्ट करता है, बोलता है, तीसरा रिएक्ट क्या करता है, पढ़ता है, चौथा आखिरी में क्या होता है, वह लिखता है। तो यह प्रश्न नोट कर लीजिए, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो हो सकता है कि आने वाले परीक्षाओं में यह पूछा जाए। ठीक, भाषा सिखाने का सही क्रम क्या हो सकता है। अगला देखेंगे, लेखन से संबंधित नहीं है, लेखन से संबंधित नहीं है। ठीक है, बैठने का उचित ढंग, शुद्ध उच्चारण, लिखनी पकड़ने का ढंग, आंखों से कागज की दूरी। चलिए अब देखिए, बैठने का उचित ढंग होना चाहिए आपको, लेखनी पकड़ने का ढंग होना चाहिए, आंखों से कागज की दूरी होनी चाहिए, लेकिन शुद्ध उच्चारण या पढ़ने या यहाँ लेखन पूछा ना, यह पढ़ने से आधारित है, पढ़ने से संबंधित है, पढ़ने से संबंधित है। यानी यहाँ पर शुद्ध उच्चारण जो है वह इन लेखन, यहाँ क्या पूछा है, लेखन से संबंधित नहीं, ये पूछना है। ये तीनों लेखन संबंधित, लेकिन शुद्ध उच्चारण वह पढ़ने से या बोलने से, पढ़ने से या बोलने से संबंधित है। क्लियर हो गया। यहाँ तक तो मुझे लगता है कि अभी तक जितने भी प्रश्न आए हैं आपके लिए बहुत कठिन होंगे, मुझे तो नहीं लगता आपके लिए बहुत कठिन होंगे, तो आप इसको कर ले जाओगे। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं। देखिए अभी तक शिक्षण के खूब प्रश्न आ रहे हैं, भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। क्या नहीं है, व्याकरण का ज्ञान, सुंदर लेख, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान, और रसायनों का ज्ञान होना। यहाँ पर जो है व्याकरण ज्ञान होना बहुत जरूरी है, सुंदर लेख भी होना जरूरी है, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन रसायनों का ज्ञान यहाँ पर भाषा शिक्षक का कोई काम यहाँ पर नहीं है। तो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर डी विकल्प आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं आने वाली है। आगे बढ़ते हैं, उपन्यास। अब देखो यहाँ उपन्यास प्रश्न आ गया, उपन्यास एवं विवेच्य विषय वस्तु के दृष्टि से असंगत युग्म है, थोड़ा कठिन प्रश्न हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये सीधे सीधे उपन्यास के चीजों को पूछ रहे किस उपन्यास में क्या है, ये थोड़ा कठिन आपके लिए, लेकिन कर ले जाओगे। चलिए भैया जल्दी दीजिए, वरदान रजवाड़ों की दासियों की समस्याओं पर आधारित है, सेवा सबसे पहले जान लीजिए, सब प्रेमाश्रम का, सब प्रेमचंद का है, सबसे पहले जान लीजिए प्रेमचंद के सारे उपन्यास हैं। ठीक है, वरदान रजवाड़ों की दासियों की समस्याओं पर आधारित है, सेवा सदन गणिका समस्या एवं विवाह से संबंधित समस्या पर है, प्रेमाश्रम कृषक जीवन की समस्याओं पर है, कायाकल्प सांप्रदायिक समस्याओं, योगाभ्यास व पुनर्जन्मवाद पर आधारित है। खूब सोच समझ के आप उत्तर इसको दे सकते हैं, समय आपके पास है। चलिए, यानी यहाँ पर जो वरदान है, वरदान वह रजवाड़ों की समस्याओं पर आधारित है, बाकी तीनों जो है वह एकदम एग्जैक्ट हैं। इसको याद करके स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, कभी पूछता है तो आपको मन में होना चाहिए कि हाँ सही है। आचरण की सबलता, आचरण की सबलता, एक व्यक्ति केवल 6 निबंध लिख के फेमस हो गया, केवल 6 निबंध लिख करके जो है वह अपनी प्रसिद्धि को पा लिया है। तो वह कौन है, वह जो है आपके सरदार पूर्ण सिंह है। 6 ही निबंध लिखा, लेकिन उस 6 निबंध में बहुत प्रसिद्धि पाई। महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण मठ, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सबका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इनका नाम जो है सरस्वती पत्रिका के संपादन के लिए, सरस्वती पत्रिका का संपादन, ठीक है,
और भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में क्या कहूँ, बहुत सारी बातें हैं। भारतेंदु का जो युग का नाम पड़ा, नींग नाम पे पड़ा है, और इन्होंने नाटक, उपन्यास, निबंध सब में बहुत काम किया। ठीक, कई पत्रिकाओं की स्थापना की। कम ही एज में इतनी सारी काम कर रहे हैं, 35 वर्ष की अल्पायु में ही जो इन्होंने सारे काम कर लिए हैं। ठीक, ठीक है। अब देखो इनका बहुत फेमस है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। ठीक, क्लियर हो गया। अगला बढ़ते हैं, विरासत शब्द का अर्थ क्या है। विरासत शब्द का अर्थ है प्रकृति से प्राप्त, पुरखों से प्राप्त, मित्रों से प्राप्त, मूल लेकर खरीदा हुआ। विरासत एक शब्द है, उसी के बारे में आपको बताना है। अब बहुत सिंपल सी बात है कि हम लोग एक कॉमन शब्द बोलते हैं, भैया हमें तो ये विरासत से मिला हुआ है। जैसे आप कुछ लोग होते हैं, अमीर होते हैं, उनको विरासत से हर चीज, यानी विरासत का मतलब होता है हमें अपने पुरखों से या पूर्वजों से कोई प्राप्त होता है, उसे हम विरासत से बोलते हैं। ठीक है, विरासत से मिला हुआ। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको कठिनाई नहीं आई होगी। अगला जो प्रश्न है, निर्बल का विलोम शब्द क्या है। निर्बल का विलोम, तो ये भी प्रश्न सरल है, अभी तक मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी वही उपन्यास वाला छोड़ दिया जाए, अभी कोई भी प्रश्न इसमें कठिन लगा हो। भाई सिंपल सी बात है, निर्बल का क्या होगा, सबल हो जाएगा, तो इसमें कोई कठिनाई है ही नहीं है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, देखो यहाँ प्रथम हिंदी का मौलिक, यहाँ देखो अनुवादित नहीं मौलिक पूछा है, यानी मूल रूप से हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है। नूतन ब्रह्मचारी, तितली, त्यागपत्र और परीक्षा गुरु, ये प्रश्न बढ़िया है, इसको बताना है आपको। क्या, परीक्षा गुरु, लाला लाला श्रीनिवास दास, 1882 में। ठीक है, त्याग पत्र जो है जैनेन्द्र का है। तितली जो है आपका जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, अब यहाँ पर उपन्यास देखा जाए सही अर्थों में, तो भाई देखो उपन्यास लेकर के सब अलग अलग लोग मानते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास को मान गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि साहित्य पर चर्चा करूंगा बहुत लंबा हो जाए क्लास। तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, है होती है। ठीक है, कहाँ से प्रकाशित होती है, ये जरूर याद करना, ये कई बार परीक्षा में तद्भव तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी भी प्रकाशित हो रही हमारे उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ से। ठीक है, लखनऊ से जो है वह अखिलेश जी द्वारा संपादन किया जा रहा है, अखिलेश जी द्वारा लखनऊ से किया जा रहा है। इसमें जो है आप लोग बहुत बढ़िया से कर लोगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और यह एक त्रैमासिक पत्रिका है, ये भी याद कर लीजिएगा, त्रैमासिक पत्रिका है। ये भी पूछ लेता है किस त्रैमासिक है, वार्षिक है, छमाही है कि, ठीक है, त्रैमासिक है। पहला पत्र जो है, पहला जो है पत्रिका जो है, पत्र जो है पत्रिका क्या है, हाँ, उदंड मार्तंड है, उदंड मार्तंड है, उदंड मार्तंड है, जो कि पंडित जुगुल किशोर जो है इन्होंने संपादन किया था। कहाँ से, कलकत्ता से किया था, कलकत्ता से किया था। पहला पत्रिका जो है उदंड मार्तंड है, जो कि एक कानपुर के थे और कलकत्ता से किया गया था 31 मई 1826, 31 मई 1826 को। ठीक है, इसीलिए हर साल 31 मई को पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, तो कोई दिक्कत, यहाँ मैंने इतनी सारी बातें आपको बता दी हैं। तो पत्रकारिता दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 31 मई 1826 को जो है
1826 को यह पत्रिका थी पंडित जुगल किशोर का कलकत्ता से, इसीलिए हर साल 31 मई को पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। हाँ या हाँ, अब जो क्लास का है, अरे क्लास में हूँ, क्या हुआ? हाँ क्या हो गया? तो क्या हो गया बताओ? चलो, या लखटी और कामरिया पर राज सिंहपुर को ताज इजारो, किसकी पंक्ति है? सूरदास, नंददास, रसखान और मीराबाई। यह बहुत परीक्षा में पूछा गया है। यह किसका है तो आपको बताना पड़ेगा, बहुत अच्छे से बता देंगे आप लोग, कई बार पढ़े भी हैं इसको। ठीक है, यह किसका है? नंददास का, भैया नंददास का है। ये सारे कवि ना भक्ति काल के हैं। कौन से हैं? भक्ति काल के हैं, भक्ति काल के हैं। इनका सूर सागर, सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे रसखान, सुजान रसखान का बहुत फेमस है, सुजान रसखान बहुत फेमस है। अब रसखान के विषय में कहा था, पहले ये मुस्लिम थे, पहले क्या थे? ये मुस्लिम थे, दिल्ली के रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने कृष्ण का कोई रोल निभा रहा था बच्चा, ठीक है, उसको देख के इतना प्रसन्न हो गया कि वह ये केवल रोल निभा रहा है, इतना सुंदर बालक है, तो एक्चुअल में कृष्ण कितने सुंदर होंगे। पहले इनका नाम सैयद इब्राहिम था। क्या था? सैयद इब्राहिम था। ठीक है, सैयद इब्राहिम था। फिर उन्होंने अपना नाम क्या किया? रस खान रख लिया। ठीक है, इनके जो या लक्ष्मी और कामरिया पर राज सिंहपुर को ताजी डालो, ठीक है, बहुत फेमस है। मीराबाई के बारे में जानते हैं आप, ठीक है, कृष्ण की अनन्य भक्त थी, उनकी जो भाषाएं हैं राजस्थानी मिश्रित थी। ठीक, चलिए, तद्भव शब्द क्या है? अब देखो तद्भव क्या होता है? जिनका समय के साथ रूप परिवर्तन हुआ, जिनका समय के साथ रूप परिवर्तन हुआ, यानी जो अ, संस्कृत में कुछ थे, पाली में कुछ हुए, प्राकृत में कुछ हुए, प्रबंध में कुछ हुए, समय के साथ जिनका परिवर्तन हुआ उन्हें क्या बोलते हैं? तद्भव बोलते हैं। अंधकार, प्रकाश, रात, अंधकार हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, अंधेरा। अब अंधेरा क्या बनेगा? तिमिर बन जाएगा। देखो, प्रकाश, रात्रि, चंद्र, ये तीनों क्या है? तद्भव, तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक, तत्सम तद्भव से खूब प्रश्न आते हैं आपके। चलिए, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? इसका मतलब अंधकार हो जाएगा, अंधकार तत्सम हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। ठीक है, अंधकार क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ये आगे बढ़ के देखते हैं। आगे है, आंख एक नहीं कजरौटा 10-10। मुहावरा से भी प्रश्न आते हैं, मुहावरा से भी प्रश्न को सॉल्व करना है कि यहाँ पर इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। व्यर्थ आडंबर, आंख में काजल लगना, आंख की देखभाल करना, लाइलाज बीमारी। अब देखो, बहुत सिंपल सी बात है कि आंख एक नहीं कजौड़ा 10 है, यानी कि व्यर्थ आडंबर लोग जो करते हैं, व्यर्थ आडंबर, यानी इस समय देखो वास्तविक रूप से भक्ति नहीं कर पाते, व्यर्थ आडंबर वाले आपको बहुत लोग मिलेंगे। जहाँ धार्मिक स्थानों में चले जाइए, अब बहुत कम अच्छे लोग रह गए हैं इस मामले में, व्यर्थ का आडंबर बहुत लोग करते हैं। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द क्या है? देखो, पुल्लिंग रात, बात, गीत, मात। अब देखो, रात हो गई, बात हो गई, गीत गाया जाता है, गीत गाया जाता है, मात मिल गई, मात हो गई यानी हार हो गई। यानी कुल मिलाकर के देखिए, सी विकल्प गीत वाला जो है, यहाँ पे आप पकड़ लेंगे, तुरंत जो है पकड़ लिया वाक्य बना करके, कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। ठीक है, रात हो गई, बात हो गई, गीत गाया जाता है, गीत, ठीक है, तो तुरंत पकड़ लिया, हमने पुल्लिंग लगा दिया। ये पकड़ने का तरीका है पुल्लिंग। यहाँ से प्रश्न बहुत गलत होते हैं। ठीक,
अगला जो प्रश्न है, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है? राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, तो ठीक है, यहाँ पर भाववाचक बताना है। ठीक है, अब देखो भाववाचक किससे किससे बनाया जाता है, अगर इसको मैं और भी कठिन बना सकता था। भाववाचक पहला जातिवाचक विशेषण, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाते हैं, जातिवाचक संज्ञा से, दूसरा सर्वनाम से, तीसरा विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से। क्लियर हो गया? यहाँ पर जो है, अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रश्न ये पूछा है, ये मित्रता पूछा है, तो आपका कहेगा मित्रता हो जाएगा। क्यों? मित्र से क्या बना है, मित्र से प्रत्यय लगा, देखो जब भी प्रत्यय लग जाए वह भाववाचक में बदल जाएगा, जब भी प्रत्यय लग जाए वह भाववाचक में बदल जाएगा। यहाँ पे मित्रता यानी कुल मिलाकर के यहाँ पे मित्र किससे बना है, जातिवाचक संज्ञा से बना हुआ है। अगर ये भी पूछ लेता कि यहाँ मित्रता में जो भाववाचक है वह किससे बना हुआ है, जातिवाचक से, कि आपका सर्वनाम से, कि विशेषण से, कि क्रिया से, तो थोड़ा सा और प्रश्न कठिन हो जाता। तो यहाँ पर मित्रता जो है आपका ये हो जाएगा। मेरा घर इसी शहर में है, में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाण बोधक विशेषण। क्लियर हो गया? मेरा घर इसी शहर में है, कौन सा विशेषण है? मेरा घर इसी शहर में है, जल्दी बताना है। अब देखो एक ट्रिक बता रहा हूँ, संज्ञा के ठीक पहले सर्वनाम, एक ट्रिक याद कर लीजिएगा, याद कर लेंगे। ठीक पहले सर्वनाम दिख जाए, संज्ञा के ठीक पहले अगर सर्वनाम दिख जाए तो ट्रिक है, याद कर लीजिएगा। अब देखो मेरा घर, घर क्या है, घर आपका संज्ञा है, घर क्या है आपका संज्ञा है, मेरा क्या है आपका सर्वनाम है। ये ट्रिक याद कर लेंगे, कभी भी ये गलत नहीं होगा, सर्वनामी विशेषण कभी भी गलत नहीं होगा, ये ट्रिक याद कर लीजिएगा। संज्ञा के पहले ठीक संज्ञा के पहले ठीक सर्वनाम दिख जाए, वहां पर हमेशा सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे वह नौकर नहीं आया, वह नौकर नहीं आया, वह नौकर नहीं आया, ठीक है, आया। तो यहाँ देखिए नौकर क्या है, संज्ञा है, वह क्या है, सर्वनाम है, वह क्या है ये पकड़ लोगे, बस यही पकड़ लेना, आपका हो जाएगा। ये चारों विशेषण के भेद होते हैं, विशेषण के चार भेद होते हैं, ये भी जानते रहिएगा, गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, अब पिता ने समझाया कि, अब यहाँ पे की है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वाक के भेद होते हैं, वाक के दो भेद होते हैं, वाक के दो भेद होते हैं, वाक के दो भेद होते हैं। एक रचना के आधार पर, रचना के आधार पर तीन भेद, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। यहाँ अर्थ के आधार पर आठ भेद, अर्थ के आधार पर आठ भेद, अर्थ के आधार पे आठ भेद होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है यहाँ क्या पूछा है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, आज्ञावाचक और इच्छावाचक। अब देखो मिश्र वाक्य की एक पहचान है, मिश्र वाक्य की एक पहचान है कि कहावत है हम तुम्हारे बिना है अधूरे, हम तुम्हारे बिना है अधूरे। यानी यहाँ पर क्या है कि पहला उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पे एकदम आधार, मतलब एकदम आश्रित हो, यानी जब तक हम पूरा न पढ़े तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। अब देखो पिता ने समझाया, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना, यानी कि लग गया, यानी कि आगे पिताजी ने समझाया क्या, जब तक हमने पूरा नहीं पढ़ा, यानी ये उपवाक्य ये इस पे बिल्कुल आश्रित है, यानी जब तक हम पूरा नहीं पढ़ेंगे तब तक हम नहीं निकाल पाएंगे। यही मिश्र वाक्य की पहचान है, दोनों एक दूसरे पे आश्रित होते हैं।
ठीक है, इसको समझ लीजिएगा, कभी भी मिश्र वाक्य से गलत नहीं होगा। कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है? उपकार करने वाला, उपकार कराने वाला, किए हुए उपकार को न मानने वाला, किए हुए उपकार को मानने वाला। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, सिंपल है, लेकिन बढ़िया ढंग से पूछा हुआ है। यानी किए हुए उपकार को मानने वाला, ठीक है, और किए हुए उपकार को न मानने वाला उसको बोलते हैं कृतज्ञ, बोलते हैं कृतज्ञ। दोनों जान रहे हैं, किए हुए उपकार को न मानने वाले उसे कृतज्ञ बोलते हैं, और किए हुए उपकार को मानने वाला उसे कृतज्ञ बोलते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो शुद्ध शब्द क्या है? श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार। इसमें तो शुद्ध शब्द कोई भी नहीं है, सारे गलत यूनिट लिख रखे हैं। इन्होंने खुद टाइपिंग मॉडल खुद ही गलत लिखा है, तो ये आपका सब गलत है। श्रृंगार हमेशा ऐसे लिखा जाता है, श्रृंगार आपका ए विकल्प ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। चलिए, कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है? ये कटहरा, इसका मतलब क्या हो गया? ये तद्भव हो गया, यानी अगर तत्सम पूछे तो यानी तद्भव हो गया है, ठीक है। कटहरा, कड़वा, काष्ठगृह, कंदफल। चलिए, तो क्या हो जाएगा? काष्ठगृह हो जाएगा, काष्ठगृह, याद कर लीजिए। कटहरा क्या हो जाएगा? काष्ठगृह हो जाएगा, ठीक। हालांकि ये मैं तद्भव तत्सम पढ़ाऊंगा ट्रिक में, आपको ट्रिक के माध्यम से, तो वहां सारी समस्याओं का समाधान आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अत्याचार। अब देखो उपसर्ग, उपसर्ग क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होते हैं? 22 होते हैं, जो शब्दांश के पहले लगते हैं, जो शब्दांश के पहले लगते हैं, पहले लगते हैं, शब्दांश, शब्द नहीं। और एक मैं और बता दूं, यहाँ पर इसे ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या कि उपसर्ग के अपने एक अर्थ होते हैं। उपसर्ग का काम क्या होता है? या तो अर्थ को बदल देते हैं, या तो अर्थ को और शुद्ध या चमत्कृत कर देते हैं, ठीक। अब देखिए, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे अत्याचार पूछा, यण संधि, एक तो यण संधि है, एक क्या है? यण संधि है। तो अति प्लस आचार, अति प्लस आचार आ जाएगा, तो अति उपसर्ग लगा हुआ है, यहाँ पे अति उपसर्ग लगा हुआ, ठीक है। अब आ उपसर्ग क्या होता है? आगमन, आ प्लस गमन, आगमन, आदेश, ठीक है। ये अत नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अति प्लस आचार अत्याचार हो जाएगा, ठीक। कुछ बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे परि प्लस आवरण, जो हमेशा गलत हो जाते हैं, तो क्या बन जाएगा? पर्यावरण, तो पर उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। स्वागत, स्वागत, यहाँ पे स्व नहीं होगा, शु प्लस आगत होगा, तो शु उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक। और प्रत्येक, प्रत्येक यानी यहाँ पे प्रति प्लस एक यानी प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक। तो ये कुछ ऐसे हैं जो बहुत गलत करा देते हैं। जैसे एक है व्यंजन, एक है व्यंजन, व्यंजन में वी प्लस अंजन, यह संधि में सब में उपसर्ग आप पाएंगे, वी उपसर्ग लगा हुआ है। ऐसे प्रश्न अक्सर गलत करा देते हैं आपको, ठीक। ऐसे में जानना है, और संधि जान लेंगे तो आपको खुद ही आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार है? बालज विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंकनी लीबो को काल रसना पसारी है। अब इसकी खासियत एक है, इसमें दो अलंकार बताना है, यही तो खासियत इसकी है, ठीक है। अब बहुत सिंपल सा है, कोई कठिन बात नहीं है। देखो यमक हो जाएगा, यमक, यमक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है? मानो, मानो, मनु मानो, जन जानो, उत्प्रेक्षा, ये जो मैंने कई बार बताया है। अब उत्प्रेक्षा कहीं ढूंढिए,
उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। अब देखो कुछ नहीं करना है, अब उपमा केवल एक में ही उत्प्रेक्षा केवल एक में ही दिया है। ये स्मार्ट वर्क है, आप एक पकड़ लो। देखो अगर किसी मैच नहीं करा है, उत्प्रेक्षा मनु मानो जन जानो। अनुप्रास इसलिए हो गया, यहाँ पे एक शब्दों की एक वर्णों क्या शब्द नहीं वर्णों क्या होती कई बार हुई है। ब ब ठीक है, यहाँ पे आया है ज आया हुआ है। लंकनी यहाँ पे जो है आपका क ये कई बार आया है, यानी यहाँ पे यह उदाहरण उत्प्रेक्षा और अनुप्रास दोनों इसमें फिट बैठते हैं। ठीक है, रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है। अब देखिए रस से समझ आ गया, समझे रस, समझे रस। रस जो होते हैं वह काव्य की आत्मा होते हैं, यानी काव्य में काव्य को पढ़ते लिखते समय जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, ठीक है, जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं वही रस कहलाते हैं। रस की संख्या 11 होती है, संख्या 11 है, संख्या 11 है। लेकिन रस के जो भाग है भाग वह 4 है। कौन कौन से, वह 4 है। पहला विभाव है, दूसरा अनुभाव है, तीसरा संचारी या व्यभिचारी भाव है, संचारी भाव हो गया। चौथा जितने रस होंगे उतने भाव होंगे, यानी अस्थाई भाव हो गया। ठीक है, अस्थाई भाव। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इनकी संख्या लिख देनी है। विभाव 2 होते हैं, अनुभाव 4 होते हैं, संचारी भाव 33 होते हैं, जितने रस उतने स्थायी भाव। यहाँ पर रसों की उदित और उदित, उदित मतलब जगना, उदित मतलब क्या है, जगना, यानी भाव, अनुभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव। ठीक है, यह किसके अंतर्गत आएंगे यह बताना है आपको। तो विभाव मतलब क्या होता है, जब किसी को हम देखते हैं, जैसे हमने किसी को देखा, उसके लिए हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विभाव आते हैं। यानी रसों को उदित, यानी उदय कहाँ से होता है, विभाव से होता है। ठीक है, विभाव में भी आलम्बन और उद्दीपन होता है, आलम्बन और उद्दीपन होता है, उद्दीपन होता है। आलम्बन मतलब इसमें भी विषय और आश्रय होता है, विषय और आश्रय होता है। यानी आलम्बन मतलब जिसको देख करके, यानी विषय क्या हो गई, मान लीजिए राम जो है, राम राम क्या, सीता को देख रहे हैं, सीता क्या हो गई, विषय हो गई, राम क्या हो गए, आश्रय हो गए। अब उद्दीन मतलब जगना, भावों को जगना। जैसे आप भाई किसी को देख रहे हैं, उसके लिए अच्छी फीलिंग, खराब फीलिंग कुछ तो आएगी, ये भाग जग रहे हैं, तो उद्दीत मतलब जगना। ठीक है, चलो तो यहाँ पे विभाव के 2 भाग हो गए, अनुभाव के 4 हो गए, कायिक, सात्विक, कायिक, सात्विक, वाचिक और आहार। ये मैं जब रस पढ़ाऊंगा तो वहां मैं सब बताऊंगा, ये तो केवल एक बेसिक जानकारी यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, जहां सुमत संपत्ति जाना, जहां कुमत विपत्ति नहीं जाना। देखो सबसे पहले श्रृंगार रस लो, भयानक का अस्थायी भाव भय होता है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा, श्रृंगार का रथ भी होता है, शांत का निर्वेद होता है, करुण का शोक होता है। ठीक, तो यहाँ सुमत्ता संपत्ति जाना, जहाँ कुमत्ता विपत्ति नहीं जाना, यानी यहाँ पर न श्रृंगार है, न भयानक है, न करुण है। यानी जहाँ पर आपको संतुष्टि हो जाए, जहाँ पे आपको अच्छे बुरे का पता चल जाए, जहाँ पर आपको सामाजिक वैराग्य मिल जाए, यानी समाज से मोह माया छूट जाए, ईश्वर, तो वहां पर क्या होता है, शांत रस होता है। ठीक है, यहाँ पर शांत में संसार की नश्वरता दिखाई है, संसार की नश्वरता, संसार से मोह भंग, केवल ईश्वर को साक्ष्य, ईश्वर को मानना। ठीक है, तो यहाँ पर जो साधु संत होते हैं, जो अपना पिंडदान कर देते हैं, वह इसी के अंतर्गत आते हैं, यानी इसी में वह जीने लगते हैं। क्लियर हो गया, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। शुद्ध वाक्य है, राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी, राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी, और राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदा, राम ने एक थैला और 2 पुस्तक खरीदे।
चलिए जल्दी बताइए भैया। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी, ये सबसे अच्छा है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे सेम से मिल रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट गलत हो गया था, यहाँ पे ये वाला पॉइंट, क्योंकि 2 पुस्तकें है ना, बहुवचन हो गया, खरीदी। यहाँ पे इसके देखो बेसिक अंतर है, लेकिन हम लोग यही ध्यान नहीं देते हैं परीक्षा में, जल्दीबाजी में गलत करके चले आते हैं, एक वचन और बहुवचन का ध्यान नहीं देते, इसलिए यहाँ केवल इतना अंतर है। हिंदी में बिंदी भी बड़ी काम की होती है। महोत्सव, महा प्लस उत्सव, महो प्लस उत्सव, देखो गुण संधि का आता है, गुण संधि क्या आता है, गुण संधि आता है, ठीक है। हाँ, अ के बाद अ और ई मिलकर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। अ और उ मिलकर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। और री मिलकर क्या हो जाता है, अर हो जाता है। बस 3 ही गुण संधि समाप्त हो गई है, ठीक है, हिंदी में। तो यहाँ पे क्या है, महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव। अब कैसे बनाना देखिएगा, महा प्लस उत्सव, यहाँ पे आ है, यहाँ पे उ है, आ और उ में क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ओ की मात्रा होप चलेगी, महोत्सव, महोत्सव। इसका एक प्रेत है, इसका एक क्या है, प्रेत है। देखो प्रेत भी कई बार पूछा गया, लोग गलत करते हैं, प्लस ई प्रेत, आ और ई मिल क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी प्रेत। क्लियर हो गया, कुछ दिक्कत? हाँ, थोड़ा सा दिक्कत है, मुंह में बोल नहीं पा रहे हैं, मतलब छाला पड़ा हुआ है ना, इसीलिए बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं। चौमासम कौन सा मास है, जहां पे दिगु दिख जाए, दिगु चौमासा, यानी दिगु हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, दिगु समास हो जाएगा। दिगु मतलब जहां पे पहला पद संख्या, पहला पद संख्या, पहला पद संख्या, दूसरा पद संज्ञा होता है, ठीक है, पहला पद संख्या, दूसरा पद संज्ञा होता है। चौमासा, चौराहा, अष्टाध्यायी, नवग्रह, अठन्नी, ये बहुत सारे इसके उदाहरण आपके हो जाएंगे। या उत्तर पद प्रधान है, उत्तर पद प्रधान है, या दोनों पद प्रधान है, उत्तर पद प्रधान है, उत्तर पद प्रधान है। चलिए, हाँ, चूल्हा बिल से बाहर निकला, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा, संप्रदान। देखो अपादान में लिख रहा हूँ 3 अर्थों में, मैं बता चुका हूँ, अपादान 3 अर्थों में होता है। पहला अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में। दूसरा भय या डर के अर्थ में। तीसरा तुलना के अर्थ में। तीन कारणों में जो है वह अपादान होता है, 3 कारणों में अपादान होता है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो है आपका सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ चूहा बिल से बाहर निकला, यानी बिल से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये हो गया आपका, क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा, चूहा बिल से बाहर निकला। अब देखो अलगाव कर्त में, डर कर्त में कैसे होगा, वह कुत्ते से डरता है, वह कुत्ते से डरता है, तो यहाँ पे डरने का अर्थ में हो गया, ठीक है। तुलना के, मैं तुमसे बेहतर हूं, मैं तुमसे बेहतर हूं, यहाँ तुलना के अर्थ में हो गया। ये कारक से प्रश्न है, कारक 8 होते हैं, कारक जो है 8 होते हैं हिंदी में, ठीक है, 4 तो ये होगा, 4 और कारक हिंदी में 8 होते हैं। संस्कृत में कुछ अलग होते हैं, हिंदी में कुछ अलग होते हैं, संस्कृत को लेकर हमें यहाँ नहीं आना है, ठीक। तो अलगाव के अर्थ में, तुलना के अर्थ में, भय डर के अर्थ में, यहाँ क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। ऐसे सबके अलग अलग हैं,
ठीक है। संप्रदान यानी कभी कभी पूछ लेगा कि दान देने के अर्थ में, ठीक। तो कारक की किताब आती है, क्योंकि मैं संस्कृत भी पढ़ता रहता हूँ, वहां के अकॉर्डिंग में आपको संस्कृत से भी जोड़ के बता देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए, तो ये हमारा आज थोड़ा कम ही समय दिया हूँ, 30 प्रश्न का संग्रह रहा है। अब देखो 30 प्रश्न का, तो यह आपका यूपी टेट जो है, यूपी टेट जो है आपका 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगा आने वाले समय में। सीडीपी में टाइम बता रहा हूँ, 8 बजे सीडीपी रहेगी आपकी, 9 बजे आपकी हिंदी रहेगी, 9 बजे आपकी हिंदी रहेगी जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, 10 बजे आपकी संस्कृत रहेगी, ये मैं टाइम टेबल सेट कर दे रहा हूँ, 10 बजे संस्कृत रहेगी, 11 बजे आपका जो है आपका मैथ रहेगा, और 11 से 12, ठीक है। और 12 बजे जो है आपका क्या रहेगा, आपका पर्यावरण रहेगा, ठीक है। इसी 11 से 12 के बीच में आपका एसएसटी भी चलेगा, जो एसएसटी वाले बच्चे होंगे वह एसएसटी में चले जाएंगे, बाकी बच्चे इधर आपका पढ़ते रहेंगे। तो यह क्लासेस लाइव है, सीडीपी क्लासेस भी नीचे सर आ चुके हैं, शादी वहाँ क्या पढ़ा, मैंने बताया ना उनके यहाँ शादी का कार्यक्रम पड़ा हुआ था, फाइनली वो खाली हो गए हैं। तो अब आपकी क्लासेज होली के बाद से रेगुलर, अभी तो आज क्लासेस मैथ की और पर्यावरण की चलेंगी, संस्कृत वाले सर घर चले गए हैं, भाई दूर से थे, जाना भी था जरूरी। तो अब जो है होली के बाद से जो है सारी क्लासेस आपकी मैं चलवाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा, थ्योरी करवाऊंगा, सारी चीजें। तो पहली बार में टेट पास, ठीक है, पहली बार में टेट पास, ठीक। तो इतना आज इतना ही, फिर मिलेंगे।